नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी और इसे और भी अच्छा करने के लिए हमने सब्जेक्ट कोड BSOC 108 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला शुरू करी थी, आज उसके भाग 2 पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 में हमने जो है वो 4 क्वेश्चन पढ़े थे। तो अगर आपने अभी उन 4 क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि उन सभी क्वेश्चनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। आज जो हमारा है वो 5वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि पारस्परिकता से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न रूपों को रेखांकित कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड जो ये हमारे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है और इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो और हमसे वहाँ पर PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि पारस्परिकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को रेखांकित कीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप दिसंबर सेशन का देखोगे क्वेश्चन पेपर तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई देगा कि पारस्परिकता से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न रूप बताओ। तो देखो, पारस्परिकता की बात करें तो इसको और आसान लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है आपसी सहयोग। पारस्परिकता का मतलब क्या होता है? आपसी सहयोग, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, जिसमें चाहे व्यक्ति भी एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, समूह भी एक दूसरे को सहयोग कर सकता है, इवन देश भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। यानी कि पारस्परिकता का मतलब एक सहयोग, मेल मिलाप होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के सहयोग के बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो समाज में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के काम को पूरा करने के लिए जो सहयोग कर रहा है, इसी सहयोग को पारस्परिकता कहते हैं। तो पारस्परिकता सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संदर्भों में एक सिद्धांत है, जिसमें व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में, देश के बीच में व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है और जवाबी प्रक्रिया होती है। इसमें मूल्यों का आदान प्रदान होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे सिद्धांत होता है। टिट फॉर टैट चलता है इसमें कि जैसा आप सामने वाले के साथ करोगे वैसा वो आपके साथ करेगा। अगर आप सामने वाले के साथ सहयोग करोगे तो वो भी आपके साथ सहयोग करेगा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो पारस्परिकता का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए। पारस्परिकता का मतलब ये है एक तरीके से आपसी सहयोग, लेकिन आपसी सहयोग किस स्तर पर होगा, किस कानूनी दायरे में होगा, क्या उसके रूल और रेगुलेशन होंगे, क्या उसकी थ्योरी होगी, ये सब चीज़ें हम पारस्परिकता में पढ़ते हैं। अब देखो, जब आप आर्थिक समाजशास्त्र का अध्ययन करते हो तो आज आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो विश्व है वो आर्थिक रूप से पारस्परिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जहां प्रत्येक देश अर्थव्यवस्था के बंधनों में बंधा हुआ है और आर्थिक रूप से हर एक देश को दूसरे को सहयोग दे रहा है। इसलिए ये टॉपिक जो है पारस्परिकता हमारी इस किताब में है। अब देखो, पारस्परिकता का सिद्धांत में सबसे पहले है सामाजिक पारस्परिकता। तो सामाजिक पारस्परिकता की अगर आप बात करोगे तो ये व्यक्तियों के बीच के आदान प्रदान से जुड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है या किसी को कोई गिफ्ट देता है या कोई किसी को सर्विस देता है तो बदले बदले में दूसरे व्यक्ति से भी समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। जैसे सपोज दैट हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो कम से कम ये तो कहेंगे ना कि वो हमें थैंक यू तो बोले कम से कम, लेकिन सामने वाला अगर थैंक्स भी नहीं बोले तो बड़ा बुरा लगता है। ये सामाजिक पारस्परिकता है। अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं किसी के बर्थडे पे तो हम भी ये आशा करेंगे कि हमारे बर्थडे पे वो हमें गिफ्ट दे वापस। कि हम अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि बदले में हमें भी पुण्य मिलेगा। तो सामाजिक संदर्भ में जब हम पारस्परिकता की बात करते हैं तो व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान होता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मदद भी कर सकता है, उपहार भी कर सकता है, सर्विस भी दे सकता है। बदले में वो चाहेगा कि सामने वाला व्यक्ति भी समान व्यवहार करे, लेकिन जब सामने से उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं मिलता है तो समाज में संघर्षों की शुरुआत हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मित्र जन्मदिन पर आपको उपहार दे रहा है तो आप भी उसके जन्मदिन पर उपहार देते हैं। ये सामाजिक पारस्परिकता का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है आजकल शादी ब्याह में, वहाँ जाकर पैसे दे रहा है तो वही आशा करता है, जाके डायरी में लिख देता है मैंने इतने पैसे दिए हैं। वही आशा करेगा जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो हमें वापस मिले। ये सामाजिक पारस्परिकता है। और जब इतना नहीं मिलता है तो वहीं से संबंध खराब हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक पारस्परिकता। आर्थिक पारस्परिकता का संबंध थोड़ा सा बड़ा है। ये व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में देखा जाता है। इसमें एक व्यक्ति या देश से किसी प्रकार की सेवा या कोई सामान या वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जाता है और बदले में उतने ही मूल्य का सामान भी अदला बदली दिया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई एक देश दूसरे देश को शुल्क में छूट देता है कि भाई, जैसे सपोज दैट अमेरिका ने कहा कि हम 10% शुल्क की छूट भारत को देंगे, तो बदले में वो दूसरा देश भी उससे छूट चाहता है। अब जैसे अमेरिका ने इस समय टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया है तो फिर हर एक देश उसके बदले में टैरिफ बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट जैसा सिद्धांत चलता है, भाई ध्यान रखें, जैसे को तैसा।
तो आर्थिक सहयोग की बात करें, आर्थिक पारस्परिकता की बात करें तो इसमें आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का देखा जाता है। जैसे कि कोई देश अगर दूसरे देश को किसी मामले में कोई टैरिफ प्रदान कर रहा है तो सामने वाला बंदा भी चाहेगा कि हमें भी वापसी में इतना मिले। अब हम बात कर रहे हैं कानूनी क्षेत्र में पारस्परिकता। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर आप बात करोगे तो विभिन्न देशों के बीच में समझौते होते हैं, सहयोग होता है। अगर एक देश किसी विशेष क्षेत्र में दूसरे देशों को विशेष अधिकार दे रहा है तो बदले में दूसरा देश भी यही चाह रहा है। जैसे कि हम सपोज दैट चाहते हैं कि कोई देश हमारे किसी देश के बच्चे हमारे देश में आकर पढ़ रहे हों तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारे लोगों को वहाँ रोजगार मिले। अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी देश की इमरजेंसी में मदद कर रहे हैं तो हम चाहेंगे वो भी हमारे साथ खड़ा रहे। जैसे हमने तुर्की में भूकंप आया तो करोड़ों रुपए की मदद दी, लेकिन तुर्की ने क्या करा, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया जाके, तो जिसकी वजह से हमारे तुर्की के साथ संबंध खराब हो गए। क्योंकि राजनीतिक पारस्परिकता ये कहती है कि अगर हमने आपको सहयोग किया है तो आप भी हमें सहयोग करो। अगर हम किसी को वीज़ा में छूट दे रहे हैं तो हमें भी वहाँ पर वीज़ा में छूट मिलनी चाहिए। एक होती है सांस्कृतिक पारस्परिकता, जहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को साझा करता है और अपने सम्मान का भाव करता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम दूसरे के त्योहारों को सम्मान अदा करें तो हम ये भी चाहते हैं कि वो भी हमारे त्योहारों का सम्मान से ही पेश आए। अगर हम कह रहे हैं कि हम दूसरे के कल्चर का, दूसरे के धर्म का, दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का सम्मान करे। इसे सांस्कृतिक पारस्परिकता कहते हैं। एक होती है मानव शास्त्रीय पारस्परिकता। जैसे जो आदिवासी हैं, प्राचीन समाज हैं, इन व्यक्तियों के बीच में उपहार, सेवाओं और सामान का आदान प्रदान होता था। इसमें लाभ की बात नहीं की जाती थी, इसमें सामाजिक संबंधों को स्थापित किया जाता था। क्योंकि जो आदिवासी परंपरा है वो उपहारों के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करने की बात करती है कि उनकी क्या है, चैन सिस्टम बन जाए। जैसे यदि किसी समुदाय में एक व्यक्ति एक फसल साझा करता है तो बदले में दूसरे लोग भी उसकी मदद करते हैं। एक होती है नैतिक पारस्परिकता। नैतिक पारस्परिकता का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वो अपने साथ व्यवहार करें। तो ये नैतिकता का संबंध अच्छे गुणों से होता है। यदि आप दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हो तो आप भी आशा करते हो कि आपके साथ लोग ईमानदारी से पेश आएँ। तो निष्कर्ष से निकलता है कि पारस्परिकता का महत्व समाज में बैलेंस बनाने रखने के लिए होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए होता है, रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए होता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी पारस्परिकता होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और ये पूरी तरीके से मानव व्यवहार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हमारी बुक के नाम से है कि आर्थिक समाजशास्त्र क्या है और ये सोशियोलॉजी से किस प्रकार से अलग है। तो इकोनॉमिक जो है सोशियोलॉजी कैसी है, क्या है और ये सोशियोलॉजी से कैसे अलग है, हमसे ये पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही है हमारे सब्जेक्ट का नाम भी आर्थिक समाजशास्त्र है। तो आर्थिक समाजशास्त्र की बात करोगे तो देखो, समाजशास्त्र एक वाइड सब्जेक्ट है और इसका एक हिस्सा है आर्थिक समाजशास्त्र। तो आर्थिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक क्या हुई, शाखा हुई, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि आर्थिक गतिविधियों का समाज पर और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पर आर्थिक व्यवहार को संस्थाओं और प्रक्रियाओं के समाजशास्त्रीय तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि आर्थिक गतिविधियाँ सिर्फ आर्थिक कारणों से संचालित नहीं होती बल्कि समाज की ज़रूरतों से भी होती हैं। यानी कि जितनी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उसका कोई रीज़न एक स्पेशल तो होता ही होता है, लेकिन वो समाज से भी जुड़ा होता है, मान्यताओं से भी जुड़ा होता है, संस्कृति से भी जुड़ा होता है। बाजार के जो नियम होते हैं वो सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक समाजशास्त्र की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या है, ये समाजशास्त्र की एक शाखा है। इसमें हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं है, आर्थिक गतिविधियों से नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नेटवर्क से भी ये जुड़ा हुआ है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जितने भी व्यापार होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं होते, आर्थिक कारणों की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि समाज की ज़रूरतों और मान्यताओं की वजह से भी होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो किसी देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, तो जो बाजार है वो उसी संस्कृति के हिसाब से अपने प्रोडक्ट तैयार करेगा, तो जिससे पता चलता है कि उस देश की संस्कृति ने उसे प्रभावित किया। लेकिन किसी देश की संस्कृति इस्लामिक संस्कृति है, किसी क्षेत्र की संस्कृति इस्लामिक संस्कृति है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उस संस्कृति को ध्यान में रखकर बनेंगे। इसी प्रकार से किसी की संस्कृति सिख है, कहीं की ईसाई है, तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र की जो संस्कृति होगी उस संस्कृति के हिसाब से वस्तुओं का डिमांड होता ही है और डिमांड के रूल पर चलता है बाजार। तो आर्थिक समाजशास्त्र ये सब समझने में हमारी अध्ययन में मदद करता है। आर्थिक समाजशास्त्र की परिभाषा हुई, तो आर्थिक समाजशास्त्र की परिभाषा ये हुई कि आर्थिक समाजशास्त्र वह अध्ययन है जो आर्थिक प्रक्रियाओं को सामाजिक ढांचे में समझने का प्रयास करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था से समझने का प्रयास करता है, जिसमें ये कहता है कि उत्पादन आखिर क्यों हो रहा है, वितरण किसको हो रहा है, कौन उपभोग कर रहा है
और एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और इस समय वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी देख रहा है। आर्थिक समाजशास्त्र में सबसे पहले सामाजिक नेटवर्क का ध्यान रखा जाता है। आर्थिक निर्णय और गतिविधियां सामाजिक रिश्तों से प्रभावित होती हैं, जैसे व्यापार में विश्वास और व्यक्तिगत संबंधों के महत्व पर जोर दिया जाता है। संस्थागत प्रक्रिया की बात की जाती है, जैसे बैंकों की स्थापना, बाजार की स्थापना, कंपनियों की स्थापना, ये समाज और संस्कृति से प्रभावित होती हैं। उपभोग है, बचत का जो निर्णय है, इसमें परिवार की भूमिका प्रभावित होती है, क्योंकि कुछ लोगों का जो कल्चर होता है वो सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जितना भी कमाते हैं वो खर्च करने पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। तो वहाँ का जो बैंकिंग सेक्टर वो अलग तरीके से हम काम करेगा। जबकि कुछ लोग होते हैं जो आज में जीते हैं, तो वहाँ का बैंकिंग सेक्टर कैसा, लोन ज़्यादा देगा। तो इस प्रकार से समाज और संस्कृति भी इकोनॉमी को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आर्थिक असमानता और वर्ग का अध्ययन करते हैं हम, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमीर अमीर क्यों हो रहे हैं, गरीब गरीब क्यों हो रहे हैं, धन का वितरण असमान क्यों है। सामाजिक प्रभाव देखते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं कि समाजशास्त्र आर्थिक समाजशास्त्र कैसे अलग है। तो सबसे पहला अध्ययन के क्षेत्र में अलग है। समाजशास्त्र में हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, जबकि आर्थिक समाजशास्त्र में हम सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। दूसरा अंतर विशेष विषय के आधार पर है। समाजशास्त्र में आप परिवार का अध्ययन करते हो, विवाह का अध्ययन, जाति लिंग अपराध का अध्ययन करते हो। आर्थिक समाजशास्त्र में हम आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, व्यापारिक नेटवर्क का अध्ययन करते हैं, वर्ग विभाजन का अध्ययन करते हैं, आर्थिक असमानताओं पर अध्ययन करते हैं। दृष्टिकोण की बात करोगे तो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण बड़ा है, क्योंकि ये समाज के सभी पहलुओं को जोड़ रहा है। जबकि आर्थिक समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा समाजशास्त्र पारंपरिक दृष्टिकोण है, और आर्थिक समाजशास्त्र पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण भी है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज का स्ट्रक्चर कैसा हो, सोशल स्ट्रक्चर कैसा हो, सामाजिक संबंध कैसे मजबूत बने, इस चीज़ पर ध्यान देता है। जबकि आर्थिक समाजशास्त्र आर्थिक प्रक्रियाओं को समाज में समझना चाहता है कि मनी का फ्लो कैसे बढ़ावा मिले। इसके अलावा समाजशास्त्र जाति व्यवस्था में सामाजिक भूमिका देखता है, जबकि आर्थिक समाजशास्त्र ये देखता है कि कौन सी जाति किस प्रकार के व्यवसाय को चुनती है, संपत्ति पर मालिकाना हक का प्रभाव क्या पड़ता है। तो बस ये ध्यान रखना, सोशोलॉजी समाज से रिलेटेड है, और जो इकोनॉमिक सोशोलॉजी है ये जो है अर्थव्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे रिलेटेड है। निष्कर्ष ये निकलता है समाजशास्त्र व्यापक है, जबकि आर्थिक समाजशास्त्र थोड़ा सा संकीर्ण है। दोनों में आपसी संबंध है, लेकिन उनका फोकस और दृष्टिकोण दोनों का अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि उपहार की समझ पर मार्शल मॉस के, ये मार्शल है, मार्शल, उपहार की समझ पर मार्शल मॉस के योगदान की जांच कीजिए। तो मार्शल मॉस की अगर आप बात करोगे तो 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री थे और एक समाजशास्त्री भी थे। इनकी एक किताब है जिसका नाम है द गिफ्ट, जो कि उन्होंने 1925 में लिखी थी। तो द गिफ्ट में वो कह रहे हैं कि उपहार देने, उपहार प्राप्त करने और उसका प्रतिदान करने, ये सब एक प्रथा पर जो है केंद्रित हैं। ये अध्ययन उपहार के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है। तो यानी कि मार्शल मॉस की बात की जाए तो एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री, इनकी पुस्तक है द गिफ्ट। इसमें ये बता रहे हैं जो गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट प्राप्त किया जाता है, यानी कि उपहार दिया जाता है, उपहार जो प्राप्त किया जाता है, इसका सामाजिक आयाम क्या होता है, आर्थिक आयाम क्या होता है, नैतिक आयाम क्या होता है। तो देखो, मॉस ने जो मुख्य विचार दिए हैं वो ये बताया कि जो उपहार हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, इसने कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया है। लेकिन उपहार का एक द्वंद्व चलता है, और उपहार का द्वंद्व क्या है, तो मॉस ये कहते हैं कि कभी भी जो उपहार दिए जाते हैं निस्वार्थ रूप से नहीं दिए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट देता है तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ स्वार्थ छिपा होता है। दान देने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच में कुछ जिम्मेदारियों की बात होती है। उपहार में 3 कार्य शामिल होते हैं। पहला होता है टू गिव, जिसमें सामाजिक कर्तव्य दिखाया जाता है। फिर होता है टू रिसीव, जिसमें उपहार स्वीकार किया जाता है। और तीसरा, प्राप्त उपहार का प्रतिदान किया जाता है। यानी कि देखो, सबसे पहले हम कहीं जा रहे हैं तो हमने उपहार दिया, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उपहार को प्राप्त करेगा। अब तीसरी बार ये है कि वो इस उपहार को लौटाएगा जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा। तो वो कह रहे हैं कि उपहार का ये एक सीधा सा सिद्धांत चलता है कि उपहार के माध्यम से जब कोई बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वो बदले में कुछ आपसे चाह रहा है। ऐसा मार्शल मॉस कह रहे हैं। तो मार्शल मॉस का गिफ्ट का सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति आपको उपहार दे रहा है तो फ्री फंड में नहीं दे रहा है, उसके बदले में कुछ आपसे चाहता है। क्योंकि उपहार के 3 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले उपहार दिया जाता है, सामने वाला रिसीव करता है, और फिर बाद में उपहार देने वाला ये आशा करता है कि जिसने रिसीव किया वो वापस में लौटाएगा। तो इस प्रकार से उपहार का एक साइकिल चलता है और घूम फिर के चीज़ें वहीं पर आ जाती हैं। ये प्रक्रिया समाज में संबंधों को बनाए रखती है और इस तरीके से समाज जो है आदान प्रदान करता है। उपहार और पारस्परिकता, तो मॉस के अनुसार जो उपहार है वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है
उपहार देना केवल एक आर्थिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का तरीका है। आप सिंपल सी बात है, आप किसी के घर में चले जाओ किसी फंक्शन में और कोई उपहार लेकर मत जाओ, अगली बार वो आपको बुलाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उपहार लेकर नहीं जाना सामाजिक संबंधों को कमजोर करता है, उपहार लेकर जाना सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। उपहार बिना किसी तत्काल प्रतिदान की अपेक्षा की जाती है, यानी कि उपहार जो दिया जाता है वो इस हिसाब से दिया जाता है कि तुरंत उसकी भुगतान नहीं किया जाएगा, मिलेगा लेकिन बाद में कभी। संतुलित पारस्परिकता, उपहार देने पर तुरंत और समान मूल्य की वस्तु लौटाई जाती है। नकारात्मक पारस्परिकता यह है कि प्रतिदान में कम या कुछ नहीं दिया जाता, यानी कि नकारात्मक पारस्परिकता यह है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया, बदले में आपने उसे कुछ भी नहीं दिया। उपहार के पीछे कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो यानी कि जो आप गिफ्ट से रिलेटेड सोशोलॉजी समझ सकते हो वो यहाँ पर आपको लिखनी है। मॉस ने समझाया कि उपहार के पीछे जिम्मेदारियां होती हैं। जब कोई उपहार दिया जाता है तो ये सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का साइन भी होता है। व्यक्ति उपहार लेने की जिम्मेदारी लेता है, उपहार लौटाने की भी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उपहार न लौटाने पर सामाजिक असमानता और संबंध टूट सकते हैं। उपहार का जादुई पहलू यह है कि पारंपरिक समाजों में उपहार केवल वस्तु नहीं होता था, बल्कि इसकी एक पवित्र महत्व होता था। एक उपहार देने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा में अपना सार शामिल होता था, इसलिए उपहार को लौटाना सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग शादी ब्याह में जो पैसा देते हैं तो सामने वाला इसलिए लौटाता है कि यार किसी का कर्ज नहीं रखना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपहार को अपने कर्ज के रूप में समझते हैं। उपहार के अध्ययन के लिए मार्शल मॉस का जो योगदान है वो ये है कि पारंपरिक समाज के बारे में उसने बताया है, आदिवासी समाज का उसने अध्ययन किया है, जो पॉलिनेशिया की पॉटलैच सिस्टम था जहां उपहारों के माध्यम से ही प्रतिष्ठा स्थापित की जाती थी उसके बारे में उसने बताया है। यानी कि आप जितने भी आदिवासी सिस्टम देखोगे वहां पर आप देखोगे उपहार सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रखे जाते थे, उनका अर्थव्यवस्था से कोई भी रोल नहीं था, वो सोशल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा थे। तो इस प्रकार से जो पूंजीवादी समाज है तो वो कहीं ना कहीं उपहारों को इकोनॉमी से जोड़ रहा है, जबकि जो पारंपरिक समाज है वो सामाजिक संबंधों से जोड़ रहा है। तो पारस्परिक आदान प्रदान के सिद्धांत की स्थापना जो मॉस ने दी है ये एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर गिफ्ट देने और लेने का समाज में क्या संबंध है, आपको यहाँ पर मार्शल मॉस का क्वेश्चन आता है साथ ही तुरंत ही चेप देना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी पीडीएफ का कि उत्पादन का घरेलू तरीका क्या है। उत्पादन के घरेलू तरीके में राजनीति की चर्चा कीजिए। तो देखो, उत्पादन के घरेलू तरीका का मतलब ये है कि जो सामान आपको बाहर से मंगाना पड़ रहा है अब आप उसका उत्पादन घर में करोगे, ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, इसे उत्पादन का घरेलू तरीका कहते हैं। यानी कि मान लो कोई देश किसी और देश पर पूरी तरीके से डिपेंड है, तो उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए उसे वो प्रोडक्ट अपने घर में बनाना चाहिए जो प्रोडक्ट उसे बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इसे उत्पादन का घरेलू तरीका कहते हैं। तो उत्पादन का घरेलू तरीका एक आर्थिक ढांचा है जिसमें उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से घर, परिवार या छोटे समुदाय में किया जाता है। तो ये तो हो गया छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर किसी देश से जो सामान हमें मंगाना पड़ रहा है उसका आयात प्रतिस्थापन करेंगे और वो सामान अपने घर पर ही बनाएंगे, अपने देश में ही बनाएंगे। उत्पादन का घरेलू तरीका सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। घरेलू उत्पादन में परिवार या समुदाय अपने उपयोग के लिए वस्तु बनाता है और उसका जो निर्भरता है वो बाहरी व्यापार पर खत्म हो जाती है। जैसे सपोज डैट आपको कुछ खाने पीने के सामान बाहर से लाना है, आपने उसे घर में ही बना लिया, तो कहीं ना कहीं आप खुद तो आत्मनिर्भर हुए और बाहरी व्यापार पर आपने निर्भरता अपनी क्या कर ली, कम कर ली। दूसरी बात यह है कि सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है ये, तो इसमें उत्पादन का जो आधार है वो आर्थिक लाभ की वजह से सामुदायिक सहयोग होता है, सामाजिक संबंध स्थापित करना होता है, कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो बड़े पैमाने पर एक साथ भोज होगा, उस भोज में सारे सामान एक साथ बनेगा और सभी लोग उसे मिलजुल कर खाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। पारंपरिक समाजों में तकनीकी आमतौर पर सरल होती है, पारंपरिक होती है, जो उस क्षेत्र में चलती है। पुरुष, महिला और बच्चों के जो कार्य हैं वो बटे हुए होते हैं और ये सोशोलॉजी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होते हैं। तो उत्पादन का जो घरेलू तरीका है, सबसे पहली बात तो है इसमें आत्मनिर्भरता के लिए होता है। दूसरी बात ये सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है, जैसे गांव में बड़े बड़े भोज किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें उपकरण और तकनीक जो है वो आमतौर पर बड़ी सरल होती है, एक दूसरे को लोग सहयोग करते हैं। उत्पादन के घरेलू तरीके में राजनीति की अगर हम चर्चा की बात करें तो देखो, घरेलू उत्पादन में संपत्ति और संसाधनों का स्वामित्व परिवार के मुखिया के पास होता है। जब भी घरेलू उत्पादन की बात करोगे तो काम तो सभी लोग करेंगे लेकिन एक व्यक्ति मुखिया होगा। यह सत्ता का एक रूप है, ये माना जाता है ये राजनीति का एक रूप है जिसमें मुखिया सारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करेगा, क्या सामान बनेगा, कहाँ सामान बिकेगा, कौन कितना काम करेगा। जबकि परिवार के और बंदे भी काम कर रहे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर एक बंदे के पास होगी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि परिवार के उत्पादन प्रक्रिया में भी क्या है, राजनीति का समावेश हो जाता है। इसके अलावा लैंगिक भूमिका, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं और बच्चों को मजदूरी करने की भूमिका दी जाती है
और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं होती। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में चटाई उद्योग चला रहा है, चटाई बनाता है, तो उसमें महिलाएं और बच्चे जो है वो बेचारे बहुत मेहनत वाला काम करेंगे, और जो परिवार का मुखिया होगा पूरे दिन सोएगा, सामान फिर शाम को रेडी पर रखेगा और बेच के आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता होती है उत्पादन के घरेलू तरीके में। दूसरा, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है बड़े पैमाने पर। सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार इसको सब्सिडी देती है, कारीगरों को सहायता प्रदान करती है, कर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन, जो घरेलू उत्पादन के लोग होते हैं ये श्रमिक वर्ग में अधिकार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, कई बार आंदोलन भी होते हैं। आर्थिक नीतियों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सरकार कई बार इन्हें सब्सिडी भी देती है, सरकार कई बार इन्हें बढ़ावा देती है। जैसे सरकार ने इसमें मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, कुछ इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई हैं जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष यह है कि उत्पादन का घरेलू तरीका सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है बल्कि राजनीति का हिस्सा है। अगर हम उत्पादन घरेलू स्तर पर देखें तो हमें जेंडर असमानता भी दिखाई देती है, बाल मजदूरी भी दिखाई देती है, और मुखिया यानी कि घर का जो एक व्यक्ति मुखिया है उसका प्रभाव भी वहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति, अधिकार और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये तमाम क्वेश्चन आए पेपर में तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप डेफिनेटली इन सभी क्वेश्चनों को कर दोगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। देखो भाई, अगर हम इन एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करें ढंग से तो एक एक घंटे की वीडियो एक एक क्वेश्चन पर बनती है, जिसमें हम बहुत डीप पढ़ते हैं, जिसमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट में, हद से हद आधे घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन कवर करवाने होते हैं। तो चीज़ें कई बार शॉर्टकट में भी चलती हैं, कई बार हो सकता है चीज़ें समझ में भी ना आए, तो ये हमारी मजबूरी है, एग्जाम टाइम पे क्या ही करें। तो अगर हमें और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करवा दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।